हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नोफेयर। स्वागत है आप सभी का क्लास में। जी हाँ, ये सुबह की क्लास जो करंट अफेयर की होती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें आपके मैं सारे न्यूज़पेपर्स जो हिंदी और इंग्लिश होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, चाहे दी हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उसको कंपाइल करके जो उसकी एक्सट्रैक्टेड न्यूज़ होती है वो आपके सामने लेकर प्रेजेंट करता हूँ। और कैसे मतलब उसमें जो बेसिकली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीएससी की कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये ही एक क्लास आपको मिलेगी जिसमें आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी बराबर का फोकस किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है सभी का। और आप में से जो लोग भी जुड़ चुके हैं वो लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें इस क्लास को। तो आज ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल का मतलब, जीएसटी काउंसिल के बारे में एवरीथिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल, कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट हुई, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ 53rd जीएसटी काउंसिल्स। इट्स नॉट अबाउट जीएसटी काउंसिल्स, 53rd जीएसटी काउंसिल्स। जी हाँ, 53rd जीएसटी काउंसिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये अभी आपकी हुई है। कब हुई है बताइए, कोई बताएगा कमेंट में। ये हुई है 22 जून को। आज कितना है बताइए, आज कौन सी डेट है आपकी? आज आपकी 23rd जून है। ठीक है, तो आपकी बेसिकली ये 22 जून को हुई है। तो इसी वजह से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। इन सभी को हम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। और एक टॉपिक आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, खासकर मतलब दी हिंदू में भी था और जनसत्ता में भी था। आपको एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव की बात आएगी, जो कर्नाटका में खासकर इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव टू मतलब ऑब्वियसली वीमेन। ठीक है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इससे हर टॉपिक से संबंधित आपको दिया जाएगा और मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आइए, क्लास बहुत दमदार होने वाली है। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और मेरी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। इसी पीडीएफ के लिए भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब मिलेगा। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल, फाउंडेशन बैच, एवरीथिंग यू कैन नो इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले आपके लिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं, और वो प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। जीएसटी लागू करने में जीएसटी परिषद की क्या भूमिका है? जीएसटी परिषद की जो 53rd मीटिंग्स थी, उसके महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस या रिजल्ट क्या आए हैं आपके सामने। अब देखिए, 53rd बेसिकली कल ही हुई है 53rd बैठक मीटिंग। तो इसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन से सवाल आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, आपके मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए कि डिस्कस द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ जीएसटी काउंसिल 53rd मीटिंग। उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, देखिए, जो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच है, उसमें मैंने आपको जीएसटी के बारे में सब कुछ पढ़ाया है। जीएसटी काउंसिल जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, खासकर 53rd जीएसटी काउंसिल, वो आप अपने नोट्स में वहां इंक्लूड करिएगा। जहां मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया है, तो वहां पर जीएसटी काउंसिल और साथ में उससे संबंधित नोट्स इंक्लूड करिएगा आप। ठीक है, क्योंकि दोबारा मुझसे मत ये बताइएगा कि मैंने जीएसटी काउंसिल आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको आप फाउंडेशन बैच की उस क्लास से लिंक करके इसके बाद वहां नोट्स बनाइएगा। वहां पर मैं लिख दूंगा कि मैंने जीएसटी काउंसिल और 53rd मीटिंग की रिकमेंडेशंस मैंने करंट अफेयर में पढ़ाई हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ 53rd मीटिंग। ठीक है, ये आपको अब ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जीएसटी काउंसिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जीएसटी काउंसिल। अब ध्यान से समझिए और इसके बाद में इसका जवाब दीजिए। क्या है? जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, दूसरा, दिस 52nd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2023। अब देखिए, इसी तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या किसी भी स्टेट एग्जाम में। 53rd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन 22 जून 2024। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। अब आपको इसमें से बताना है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो चलिए हम पहले
हम वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल एंड इट्स रिकमेंडेशंस, और इसके बाद हम प्रीलिम्स और मेंस पे आएंगे कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए न्यूज क्या थी, न्यूज थी कि जीएसटी, देखो 2-3 दिन पहले की न्यूज थी कि जीएसटी काउंसिल टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर ऑन 22 जून। ठीक है, कब? जून 22। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो आपकी 22 जून को हुई है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि इसकी मीटिंग जो बेसिकली 22 जून को होनी है, और ये 53rd काउंसिल है। तो दी 53rd मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन 22 जून। अभी मैं बात कर रहा हूँ 23rd जून को, तो मैं कहूँगा हैज बीन हेल्ड ऑन 22 जून। ठीक है, 2024 कहाँ हुई है? ध्यान दीजिएगा, न्यू दिल्ली। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं कि स्टेटमेंट बना के दे दे कि 53rd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हैज बीन हेल्ड इन लखनऊ, इन इंदौर। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग कहाँ हुई है। प्लेस पूछ लेता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली इस मीटिंग का एजेंडा है कि हाँ भाई आगे की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो टैक्स हैं, उनको रिव्यू करके उसके बाद बेसिकली जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, तो उससे संबंधित जो है रिकमेंडेशंस दिए जाएं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इसके बारे में क्या है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको जवाब मिल जाएगा। ये देखिए कि इट्स लास्ट मीटिंग, मतलब जो पिछली मीटिंग थी, पिछली मीटिंग मतलब 52nd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2023। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार जीएसटी क्या काउंसिल क्या है। तो देखो जीएसटी काउंसिल पहली चीज हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, कौन से आर्टिकल में है क्या है। बट हाँ, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इट्स नॉट लीगल, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि स्टेचुरी बॉडी मतलब वैधानिक निकाय है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप कमेंट में एक चीज को बताइए कि जीएसटी लागू होने की डेट क्या है। इस चीज को आप कमेंट में बताइए कि जीएसटी किस डेट से लागू हुआ, आपको इसमें बताना है कमेंट में। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे संबंधित सारे डिसीजंस, सारी रिकमेंडेशंस कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेता है, चाहे वो यूनियन की हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। ठीक है, जैसे सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, इन दोनों से संबंधित सारे डिसीजन आपकी जीएसटी काउंसिल लेती है। मतलब एवरी डिसीजन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेता है। ये भले इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप बहुत अच्छे से जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको समझें इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कहें कि हाँ ये एक अपेक्स बॉडी है। क्या है? इट इज अपेक्स बॉडी, इट इज एन एपेक्स बॉडी टू मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलेटेड टू पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, उसकी पॉलिसी, उसकी रूल्स, उसके रेगुलेशंस के लिए, सबके लिए जो जीएसटी काउंसिल है वो एक एपेक्स बॉडी है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपसे और ध्यान दीजिएगा कि जो इसका सेक्रेटरीट है, बेसिकली जीएसटी काउंसिल का सचिवालय, वो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिल सकता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। इसको मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करिएगा, जहां पर मैंने जीएसटी पढ़ाया है उसी के आगे जीएसटी काउंसिल, और फिर 53rd जीएसटी काउंसिल का अगर मान लेते हैं आप लिखते हैं इसको, तो इसको क्या करें आप एक अलग पेज पे लिखकर, अगर स्पेस आपने नहीं छोड़ा है तो वहां पर फिर उसको चिपका लीजिए या रख लीजिए या स्टेपल कर लीजिए, जो आपको समझ में है। अब देखिए आखिरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, पहली चीज तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो किसी उसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और उसी व्यक्ति को देना पड़ता है। ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका बेनिफिट ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, आपका गिफ्ट टैक्स हो गया, कुछ भी है, तो जिस पर लगाया जाता है उसी को देना होता है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया जो है आपका जो ये बेसिकली इनकम टैक्स है हम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा चलो हम किसी और पे बर्डन इसका ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेज में क्या होता है, ये ट्रांसफरेबल होते हैं। देखो जैसे गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते हैं ना, मान लेते हैं पेन है, ये पेन आज मेरे पास है, मैंने इसको बेच दिया, किसी दूसरे को दे दिया तो उसके पास पहुंच गई, तो उसी पेन के साथ साथ इस पे लगे हुए जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं।
ठीक है। तो जीएसटी इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। बेसिकली जो इसका फाइनल बर्डन होता है वो किस पे जाता है, वो कंज्यूमर पर जाता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है, जो इसको बेसिकली यूज कर रहा होता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको समझेंगे। तो बेसिकली ये किसके, सप्लाई ऑफ गुड्स पर एंड सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे जीएसटी कहाँ लगता है, तो जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी इज डिराइव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखो एक पॉइंट यहाँ समझिएगा कि इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो भैया वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। वैल्यू एडेड टैक्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि आखिरकार ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, याद करिए जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था, तो जीएसटी समय आपको पढ़ाया था कि मान लेते हैं कि जैसे ए है, बी है, ठीक है, सी है, और ये डी बेसिकली ये क्या है, ये कंज्यूमर है, हम एक मिनट की मान लेते हैं, और ये सब व्यापारी हैं। अब देखो ये व्यापारी ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, मैं हल्का देखो बहुत डिटेल में इसको जानना है तो आप मेरा फाउंडेशन कोर्स देखिए उसमें, जिसमें मैंने आपको जीएसटी के बारे में कि हाउ इट वर्क्स। अब मान लेते हैं कि इसने क्या किया, इसने कोई प्रोडक्ट खरीदा। अब उस प्रोडक्ट को हम यहीं से लेकर चलते हैं समझाने के लिए आपको, कि मान लेते हैं उस प्रोडक्ट की कीमत है कितनी, 100 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 100 रुपया इसकी प्रोडक्ट की कीमत है। ठीक है, अब ये क्या किया, प्रोडक्ट की कीमत है, तो जब बी व्यापारी इसके पास ये प्रोडक्ट को लेने आया, ध्यान से समझिएगा, जब बी व्यापारी इस प्रोडक्ट को लेने आया तो इसमें क्या किया, इस पे इसने 10% का जीएसटी लगाया। मान लेते हैं 10% का जीएसटी लगाया, तो इसकी कीमत हो गई 110 रुपया। तो इसने 110 रुपया का बिल दिया, दिया ना। अब देखो ये जो इसने जीएसटी लिया, जीएसटी इस प्रोडक्ट को लाने के लिए भी उसने अगली जगह जहां से भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जहां से ये प्रोडक्ट को लेकर आया है, वहां पर ऑलरेडी ये जीएसटी पे कर चुका है, तभी इस प्रोडक्ट को लेकर आया। अब इसने क्या किया, जीएसटी लगाया। ठीक, अब जीएसटी 110 रुपया होगी। अब ये सामने वाला व्यापारी लेकर आया, तो इसको इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी पड़ी, 110 रुपया पड़ी। अब इसने क्या किया, इसने इसमें अपना और प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है, इसने मान लेते हैं 10 रुपया अपना और प्रॉफिट जोड़ दिया, तो इसकी कीमत कितनी होगी बताइए, इसकी कीमत होगी 120 रुपया हो गई। लेकिन 120 रुपया कीमत हो गई, लेकिन अभी ध्यान समझिएगा, अब 110 रुपए पे तो जीएसटी ऑलरेडी दे चुका है, 10 रुपया जो इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा है उस पे इसने जीएसटी नहीं जोड़ी, तो उस 10 रुपए पे 10% और जीएसटी इसने ऐड किया, ये कितने, 1%। अब टोटल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 121 रुपया। तो ये कितने का बेचेगा, ये 121 रुपए का बेचेगा, ये भी 10% जीएसटी लगाएगा। लेकिन ये 10% जो जीएसटी लगाएगा वो कितने पर लगाएगा, 121 रुपए पे लगाएगा। और पहले का जो बेसिकली जो 10% 10 रुपया था, वो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा गवर्नमेंट से। ठीक है, इसका नुकसान नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी भाई जीएसटी पे कर चुका है ना, तो फिर जब जीएसटी यहाँ पर पे कर चुका है तो दोबारा इससे क्यों लेगा, इसका बेनिफिट 10 रुपए का इसको गवर्नमेंट से मिल जाता है कि भैया आपने जीएसटी पे की है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 10 रुपया इसको यहाँ पे गवर्नमेंट से वापस मिल गया ना। अभी ध्यान दीजिएगा, अब ये जीएसटी किसके टोटल मिलके जो गवर्नमेंट ने इसको वापस भी दिया था वो भी इसमें जुड़ा हुआ है 121। अब ये 121 रुपए पर जीएसटी लगाकर सी को दे देगा। सी क्या करेगा, जब डी को देगा तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस पे और जीएसटी लगाएगा, और इसका भी ये गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, जो फाइनल कंज्यूमर जाएगा उस फाइनल कंज्यूमर के ऊपर देखो हर बार क्या होता है, जितनी वैल्यू ऐड होती जा रही है उतने पर जीएसटी ऐड होता जा रहा है, इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। और फाइनल कंज्यूमर पे इसका असर जाएगा, कंज्यूमर को पूरा का पूरा जीएसटी जो है वहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हर स्टेप पे मतलब स्टेज सप्लाई ऑफ जो स्टेजेज होते हैं सप्लाई के, उस हर एक स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होती है उस वैल्यू ऐड पर इसका टैक्स लगता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और उसमें ऐड ऑन होते जाता है। ठीक है, जैसे पहले इस पे जीएसटी 10 रुपया लगी थी, अब 1 रुपया और हो गई, अब 11 रुपया जीएसटी लग गई। ठीक है, अब जब सी ले जाएगा तो 11 रुपया जीएसटी दे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ जो है जीएसटी हर एक स्टेज पे बढ़ता जाता है, और फाइनल जो बर्डन होता है किस पे आ जाता है, डी पे आ जाता है। ठीक है, और जो ये व्यापारी होते हैं इनका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये जीएसटी आगे देके आ रहे होते हैं, तो इनको हर एक स्टेप पे भाई देखो अब इन्होंने आगे जोड़ के जीएसटी ले लिया ना, तो इनको वापस भाई जो इन्होंने जीएसटी दिया था इनको कहा बी से जीएसटी वापस मिल गया। और फिर इसके बाद में जब बी ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अब बी ने सी को प्रोडक्ट बेचा तो इसने सी से पूरा जीएसटी वापस ले लिया है ना, तो उसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं। अब फिर सी ने जब प्रोडक्ट बेचा तो डी से पूरा जीएसटी अपना वापस ले लिया, और फाइनल बर्डन किस पे चला गया, डी पे चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसफर होता जा रहता है, और हर एक स्टेजेज पे जो वैल्यू ऐड होती है वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू पर जीएसटी ऐड होता रहता है। इसीलिए जो फाइनल तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि जो जीएसटी का बर्डन पड़ता है वो किस पे पड़ता है, वो फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है।
ठीक है। तो पहली चीज, दो चीजें याद रखिएगा कि यह वैल्यू एडेड टैक्स है और ये हर एक स्टेज ऑफ सप्लाई पर क्या होता है, जो वैल्यू एड होती है उस वैल्यू एड पर ये टैक्स बढ़ता है, मतलब लगाया जाता है। ठीक, हर एक से मान लेते हैं किसी भी सप्लाई में 10 स्टेजेस हैं, तो हर एक 10 स्टेजेस पर जो वैल्यू एड होगी वो टैक्स उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक, समझ रहे हो। अब मान लेते हैं, अभी ध्यान दो, अब इसने 10% 10 रुपया टैक्स लगाया था, अगर इसने यहाँ पे पूरे 121 रुपया पर टैक्स लगा देता तो क्या होता, ये डबल टैक्स नहीं लग जाता कि ऑलरेडी इसमें 10 रुपया टैक्स लगा हुआ था और फिर 121 रुपया पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बार 11 रुपया टैक्स और इसमें ऐड हो जाता, तो डबल टैक्स लग जाता। जो टैक्स हमें 11 रुपया पड़ना चाहिए अब हमें 21 रुपया वहां टैक्स ऐड हो जाता। इसीलिए क्या होता है, जितनी वैल्यू ऐड होती है उसी वैल्यू ऐड पे ही टैक्स ऐड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले 10 रुपया था, अब इसने अपना चूंकि प्रॉफिट 10 रुपया ऐड हुआ है तो उस पर 10% जीएसटी ऐड हो गया, 1 रुपया जीएसटी और ऐड हो गया, अब 11 रुपया टैक्स हो गया। लेकिन फाइनल बर्डन क्या जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा। ये ने जीएसटी पे किया तो बी से ले लिया, बी ने पे किया तो सी से ले लिया, लेकिन क्या हुआ, डी तो को कंज्यूम करना है ना, तो किसको बेचने जा रहा है, जहां से जीएसटी ले लेगा, तो फाइनल बर्डन उसी के ऊपर आ गया, क्योंकि डी कंज्यूम करना था तो उसको उसके ऊपर पूरा बर्डन आ गया जीएसटी का। तो जीएसटी का जो बर्डन है वो कहां जाता है, उपभोक्ता के ऊपर जाता है, पहली चीज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो जीएसटी है, जीएसटी को लागू कब किया गया, 2017 में। कोई बताएगा, डेट बताइए, कमेंट में डेट बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बहुत बार बताया। फिलहाल के लिए जीएसटी को बेसिकली 2017 से लागू किया गया। ये कैसे, एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पूरे कंट्री में लागू किया गया, कैसे, वन नेशन वन टैक्स के रूप में। ठीक है, मतलब ये माना गया कि पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए, हालांकि अभी भी बहुत सारे टैक्स इसके इसमें से एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, ये कंप्रेहेंसिव है, ये मल्टी स्टेजेज है। मल्टी स्टेजेज मैंने अभी एबीसीडी करके स्टेजेज आपको समझा दी। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, क्योंकि ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है इसकी, उसी के ऊपर इसका बर्डन जाता है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा है कि इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो ये सही होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा जो है बेसिकली इसने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कुछ टैक्सेस को छोड़ के, चाहे वो सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, सबको इसने सब अज्यूम कर लिया। ठीक है, एक ही में पूरा वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा जो है लागू हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखो इट इज पेड बाय द कंज्यूमर्स। मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा पेड किया जाता है। ठीक, फाइनल बर्डन उन्हीं के ऊपर जाता है, और बेसिकली सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। अब देखो ये लिखा हुआ 3 टाइप का होता है, एक्चुअल इसमें लिखा हुआ 3 टाइप का, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बेसिकली जो जीएसटी के टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। कौन से होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक सीजीएसटी होता है जो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, एक एसजीएसटी होता है जो क्या होता है स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ाते समय इसको पढ़ाया है कि पहले जब जीएसटी नहीं था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में बहुत दिक्कत होती थी। कब, देखो स्टेट का स्टेट में मिल जाता था, सेंटर का सेंटर में मिल जाता था, बट जब आप स्टेट इंट्रा स्टेट कोई ट्रेड करते थे कि जैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या कहती, भैया आप जीएसटी पे करके कहां पे, सॉरी टैक्स पे करके आप कहां पे आए हो, उत्तर प्रदेश में, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्यों देंगे। तो ऐसे में क्या होता था, प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम बढ़ जाते थे कि वहां के व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। अब जब जीएसटी आ गया तो उसका एक सोल्यूशन क्या निकाला गया कि एक सेंट्रल जीएसटी हो गया, एक स्टेट जीएसटी हो गया। लेकिन जब यही ट्रेड क्या होगा, यही ट्रेड या फिर इंटरनेशनल हो रहा होगा, ठीक है, और या फिर स्टेट टू स्टेट के बीच में हो रहा होगा, तो वहां पर आपका आईजीएसटी लगेगा, वहां पर स्टेट का जीएसटी नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इसको आप कहां से क्लेम कर सकते हो, इसको आप क्लेम कर सकते हो बेसिकली जो है सेंटर से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि मेन प्रकार 2 ही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन जब यही जीएसटी आपका इंटर स्टेट या इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है तो उसको आईजीएसटी कह देते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, जब यूटी में की बात करते हैं तो हम लोग एक यूटी जीएसटी भी शब्द सुनते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा, यूटी जीएसटी कोई टैक्स नहीं होता है भाई। जो सेंटर जीएसटी है और यूटी क्या है, यूटी सेंटर का पार्ट है ना, तो वहां पर वही सेंटर जीएसटी ही तो लगता है, वो तो केवल अपनी सुविधा के लिए मान लिया जाता है कि भाई ये यूटी में लग रहा है इसलिए हम इसको यूटी जीएसटी कहेंगे। बट वहाँ यूटी में स्टेट का तो कुछ होता नहीं, यूटेड में सेंटर का होता है ना। तो कोई भी यूटी है मतलब यूनियन टेरिटरी है तो उसमें जो है यूनियन का ही तो लगेगा, तो उसको सीजीएसटी ही लगते हैं, तो वहां भी सीजीएसटी ही लगता है। ठीक है, बस उसको बोलने के लिए हम लोग यूटी जीएसटी बोल देते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि यूटी जीएसटी, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली जीएसटी 2 ही पार्ट होते हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी।
ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, और बेसिकली जो रेट्स होते हैं जीएसटी के, ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में ये एक म्यूचुअली एग्रीड होते हैं। कैसे? उसका काम क्या करता है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में ही ये बेसिकली जो है ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। हम अभी बात करेंगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करता हूं तो जीएसटी काउंसिल इज अ गवर्निंग एंड की डिसीजन मेकिंग बॉडी रिलेटेड टू जीएसटी, ये मैंने भी आपको बताया। अब आइए हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल। आखिरकार जीएसटी काउंसिल कैसे कॉन्स्टिट्यूट की गई, उससे संबंधित क्या प्रोविजन है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई कहे जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी आपका बेसिकली लागू तो 2017 में हुआ, जुलाई 2017 से। लेकिन जो इसका मतलब संशोधन किया गया था वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली आर्टिकल 279 जोड़कर और इसके बाद में आर्टिकल 279 ए में जीएसटी का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसी में एक प्रावधान किया गया, क्या किया गया, इसमें एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया। क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट बेसिकली जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। ठीक है, जैसे याद करिए जो आपका आर्टिकल 280 में पढ़ाता हूं, उसमें क्या लिखा है कि जब जब प्रेसिडेंट आवश्यकता समझे तब तब वो वित्त आयोग का यानी फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। तो फाइनेंस कमीशन भी क्या है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट वहां पर जो लिखा है कि जब प्रेसिडेंट आवश्यकता समझे, तो इसी वजह से आप समझ लीजिए कि दैट्स अ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, क्योंकि जब वो आवश्यकता समझे करेगा, जब ना आवश्यकता समझे नहीं करेगा, ये उसको अथॉरिटी है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया कि प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा। और इसी की वजह से 2016 में ही बेसिकली प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और 2016 में जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ, 2016 में, और जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि आखिर विजन क्या है, उद्देश्य क्या है जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जितने भी जीएसटी से संबंधित डिसीजन लेने हैं उनके लिए ऑल फेडरल पावर वेस्टेड इन जीएसटी काउंसिल, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ। तो यही एक उसका उद्देश्य है कि बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करना, उनका एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करना। ठीक है, इस तरह से जो है और बेसिकली जो है राज्यों के लिए ध्यान देना। इसके एक और काम है कि राज्यों और केंद्र के बीच, केंद्रों बोल रहा हूँ सॉरी, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करना है, एक सामंजस्य स्थापित करना, एक कोऑपरेशन लेके चलना कि इस टैक्स को रिलेटेड। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स थे स्टेट के, और उन सारे टैक्सेज को हटा के इसके बारे में जब जीएसटी लागू किया गया तो राज्यों ने बहुत सारी आपत्ति जताई कि हमारा नुकसान होगा, इसीलिए उसमें राज्यों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया और बहुत सारे टैक्स जो थे वो क्या किए, उसमें से हटाए गए। अभी ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे बेसिकली हम कंपोजिशन इसका समझ लेते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएसटी काउंसिल का। देखो, दी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। जैसे अभी हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो जो 53rd मीटिंग हुई है इसकी, उसकी जो है चेयरपर्सन कौन, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो दी मेंबर्स, जो जिसके मेंबर्स होते हैं बेसिकली जीएसटी काउंसिल के, तो वही सारे मेंबर्स क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आपस में मिलकर चुनते हैं, वही सारे जितने मेंबर्स हैं। ठीक है, वाइस चेयर पर्सन चुनते हैं, और साथ में अपना टर्म जो है, टर्म भी उसका डिसाइड होता है, ये मेंबर्स के द्वारा ही डिसाइड होता है। आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि जो मेंबर्स में बात करें तो मेंबर्स में बाकी मेंबर्स के साथ साथ जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, स्टेट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, राज्य यूनियन बेसिकली केंद्रीय मंत्री, तो वो क्या है, वो इसके इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू एंड फाइनेंस के। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, दो बाकी द मिनिस्टर्स इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं। मतलब बेसिकली जो स्टेट के जो है रेवेन्यू एंड फाइनेंस के इंचार्ज होते हैं, साथ ही बेसिकली फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड या किसी अदर मिनिस्ट्री से रिलेटेड जैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं कि भाई हमारे बिहाफ पे ये रहेंगे, उनको भी उसकी मेंबरशिप होती है। इसके अलावा देखिए कुछ इसमें एक्स ऑफिशियो होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के परमानेंट इनवाइटी होते हैं।
लेकिन इनको ध्यान दीजिएगा ये इनवाइटी होते हैं, इसलिए इनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए कि सीबीआईसी के जो चेयरपर्सन है उनको भी वोटिंग राइट होते हैं, तो गलत होगा, उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, क्योंकि जो इनवाइटी मेंबर है उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरह की प्रोसीडिंग में उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ठीक, और बाकी द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, मतलब जीएसटी काउंसिल के जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, जो केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं वो केंद्रीय राजस्व सचिव इसके एक्स ऑफिशियो सचिव होते हैं जीएसटी काउंसिल के। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं और अच्छे से आपको दे दूंगा। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आखिरकार इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे डिसीजन इसमें लिए जाते हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जीएसटी काउंसिल के बारे में। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, और साथ ही बताऊंगा आपको। क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल में सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उसी पे अभी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे काउंसिल कैसे होती है, तो बेसिकली जब जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, कोई डिसीजन लेना होता है तो क्या होता है, अपने मीटिंग मेजोरिटी से लेती है, लेकिन मेजोरिटी कौन सी सेट होती है? 3/4। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सी मेजोरिटी? जो बेसिकली 3/4 मेजोरिटी से, 3/4 जो है मेजोरिटी से इसके डिसीजन लिए जाते हैं। अब जो ये 3/4 मेजोरिटी से इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसमें एक चीज और, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे आपकी होती है जो मतलब बेसिकली संसद में मीटिंग होती है, ठीक है, तो बेसिकली हाउस रन होने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो आप सभी पढ़ते आए हो 1/10 होना चाहिए। उसी तरह से क्या होता है, जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल का भी एक कोरम से संबंधित एक बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो जीएसटी काउंसिल से की कोरम कितनी? 50% होती है। ठीक है, 50% बेसिकली मेंबर्स जो है उसके उपस्थित होने चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अदरवाइज जीएसटी काउंसिल की मेंबर मीटिंग पॉसिबल नहीं होगी, मतलब कोरम ही है 50% का, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो वेटेज है, जैसे 3/4 से डिसीजन तो लिए गए, लेकिन जो इसमें वेटेज दिया जाता है, वेटेज क्या होता है? जो सेंटर का वेटेज होता है वो 1/3 रखा गया है। ठीक है, 1/3 थर्ड वेटेज, टोटल वेटेज का 1/3 कितना होता है? सेंटर का होता है, और बाकी का जो 2/3 होता है वो किसका होता है? वेटेज स्टेट्स का, संयुक्त रूप से जितने भी राज्य होते हैं उन सभी का संयुक्त रूप से 2/3 वेटेज दिया जाता है, और जो केंद्र है सेंटर, उसको 1/3 वेटेज दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है, लेकिन इस वेटेज तो समझ में आता है जैसे, लेकिन क्या होता है, इसके कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए कि अगर मान लेते हैं जीएसटी काउंसिल कोई स्टेटमेंट कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, और उसका कोई भी उसमें वैकेंसी है जो नहीं फिल हुई है अभी, तो फिर उसका डिसीजन मान्य नहीं होगा। या मान लेते हैं किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट्स में अगर मान लेते हैं कोई खामियां पाई गई तो उसका डिसीजन मान्य नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आपके सामने बनाए तो सावधान रहिएगा। इसीलिए इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जीएसटी काउंसिल कोई भी डिसीजन लेती है, लेकिन अगर बेसिकली उसके वैकेंसी है उसमें जीएसटी काउंसिल में कोई उसमें डिफेक्ट है वैकेंसी में, तो भी उसके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई डिफेक्ट है किसी के अपॉइंटमेंट में किसी मेंबर के, तो भी उसके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी जीएसटी काउंसिल की पाई गई है तो भी उसकी केस मेरिट पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा इन तीनों पे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आइए हम फंक्शंस देख लेते हैं कि आखिरकार जो जीएसटी काउंसिल है वो कौन कौन से रिकमेंडेशंस हमारे सेंटर और स्टेट को देती है, इसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो बेसिकली जो टैक्सेज हैं, जो सेस हैं, जो सरचार्ज हैं, इन सभी को लगाने के लिए सेंटर और स्टेट या मतलब जो लोकल बॉडीज हैं, जो हमारे पंचायत होते हैं, इनके बारे में भी बेसिकली जो सब जीएसटी में क्या हुआ है, इंक्लूड कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के टैक्स हैं, किसी भी तरह के सेस हैं, किसी भी तरह के सरचार्ज हैं, फिर चाहे वो सेंटर के द्वारा हो, चाहे स्टेट के द्वारा हो, चाहे लोकल बॉडीज के द्वारा हो, उन सभी को क्या किया गया है, जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, हाँ, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी सब्जेक्टेड टू एग्जम्पशन। कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं जो एग्जम्प्टेड रह सकते हैं, तो इसका डिसीजन भी कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। ठीक है, बेसिकली कौन से टैक्स, कौन से सेस, कौन से सरचार्ज जीएसटी में इंक्लूड करने हैं, इसका डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल लेती है। कौन से बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को हमें जीएसटी से एग्जम्प्टेड रखना है,
उसका भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। साथ ही ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह का जीएसटी से संबंधित मॉडल लॉ बनाना है, प्रिंसिपल ऑफ लेवी बनाना है, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेवी लिवाइड या सप्लाईज, या किसी भी तरह का इंटर स्टेट जो ट्रेड है या कॉमर्स है उससे किसी भी तरह के उसके लिए प्रिंसिपल डिसाइड करना है, तो इन सभी का डिसीजन कौन लेगा? इन सभी का डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी एक चीज और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि आखिरकार कितना टर्न ओवर होना चाहिए कि जिससे जीएसटी से एग्जम्पशन रहना चाहिए। ठीक है, आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कितना टर्नओवर होना चाहिए, जो मतलब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा, द रेट्स इंक्लूड द फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी, ये सारे डिसीजन जो भी हैं ये कौन लेता है? ये बेसिकली आपकी जीएसटी काउंसिल लेती है। अब कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे जीएसटी काउंसिल को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहे, अभी जैसे पेट्रोलियम है, ये सभी चीजें, डीजल है ये या गैस है, इन सभी को क्या किया है? जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। जैसे अल्कोहल है, शराब, ठीक है, वो सब जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इसको जीएसटी में कब लाना है, इसके दायरे में कब लाना है, इसका भी डिसीजन लेने की पावर जीएसटी काउंसिल को दी गई है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली ये डिसीजन ले सकती है कि पेट्रोलियम पर, हाई स्पीड डीजल पर, मोटर स्पीड मतलब जो पेट्रोल है, नेचुरल गैस और बाकी एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन सब पर जो है कब जीएसटी लगाना है, कब इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, इसके अधिकार भी जीएसटी काउंसिल को सौंप दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह का अगर मान लेते हैं डिस्प्यूट राइज होता है, फिर चाहे वो सेंटर और स्टेट के बीच में हो, एक स्टेट एक तरफ हो, दो स्टेट एक तरफ हो और सेंटर हो उसके बीच में हो, चाहे एक तरफ एक स्टेट हो और सेंटर हो और दूसरी तरफ दो स्टेट हो, ठीक है, तब भी जो है डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल लेगी। चाहे ये राज्यों और राज्यों के बीच की का डिस्प्यूट हो, तब भी डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल लेगी। ठीक है, अब ऐसा ये हो सकता है कि आप लोग सोचें कि आखिरकार जब राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो जीएसटी काउंसिल वो जो है मतलब एक इंटीग्रेटेड काउंसिल है, तो उसका क्यों ले? तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जीएसटी काउंसिल में राज्यों का भी तो रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये फेडरल सिस्टम के विरुद्ध है। ठीक है, क्योंकि उसमें राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इवन राज्यों को संयुक्त रूप से 2/3 वेटेज दिया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी भी तरह का कंपेंसेशन राज्यों को रिकमेंड करना, बेसिकली भाई राज्यों को बहुत सारे टैक्स चलते थे, उन टैक्सेस के बिहाफ पे जब जीएसटी में शामिल किया गया तो राज्यों को बहुत सारा नुकसान भी होता है, तो उसका कंपेंसेशन का भी जो है जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगी कि कितना उनको बेसिकली कंपेंसेशन देना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं 53rd जीएसटी काउंसिल। देखो कब हुई है? 22 जून 2024 को। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, और इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है कि आप इसको प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी हो, आप अच्छे से इसका डिसीजन ले पाए। ठीक, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली इसमें जो जीएसटी परिषद इस बार रहा है, जीएसटी काउंसिल, उसने बताया कि जो 2017 और 18 और 2018-19, 2019-20 के लिए बेसिकली जो डिमांड और नोटिस थे, तो जैसे धोखाधड़ी करने की या जानकारी छिपाने की, किसी भी तरह से जानबूझकर गलत बयानबाजी इत्यादि से जुड़े मामले अगर इसमें नहीं है, मतलब धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने और जानबूझकर गलत बयानबाजी करने के मामले अगर इनमें नहीं है, इनको छोड़कर, इन मामलों को छोड़कर बाकी सभी की जो डिमांड और नोटिस हैं उसमें बेसिकली जो ब्याज और जुर्माना दोनों माफ कर देने की सिफारिश की गई है। कब तक? और बशर्ते ये शर्त रखी गई है कि सारे जो भुगतान हैं वो 31 मार्च 2025 तक निपट जाने चाहिए। मतलब अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है और आपकी कोई जीएसटी से संबंधित पेंडेंसी है, आप नहीं पे कर पाए हैं, तो अगर आपकी बेसिकली ये सारी चीजें कि आपने धोखाधड़ी नहीं की है, जानकारी नहीं छुपाया है, जानबूझकर कोई गलत इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं सबमिट की है, तो इन सब मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में इसने क्या किया है? जुर्माना और ब्याज सब माफ कर दिया है। आप जितना जीएसटी पड़ता है उसको आप 31 मार्च 2025 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी रियायत इसने जो है बेसिकली ऐसे लोगों को दी है। ठीक है, जिनका जीएसटी से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा था, ये जीएसटी चोरी या मतलब जीएसटी जमा न करने के जो विवाद थे, इससे क्या होगा? इससे लोग जो है क्या करेंगे, लोग बेसिकली जिनके डिस्प्यूट चल रहे थे अब सोचेंगे हमारा ब्याज भी माफ हो गया है, हमारा केस भी हटा जा रहा है और साथ में जो है जुर्माना भी हटा जा रहा है, तो चलो जो जीएसटी है उसको हम जमा करके फुर्सत पाएं। तो ऐसे सरकार के पास जो जीएसटी का कलेक्शन है वो कलेक्शन जीएसटी का बढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा इसने एक चीज और, वही 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए जो है इसने बेसिकली क्या कहा है
कि जो अब जीएसटी का रिटर्न माध्यम से किसी भी तरह की जैसे इनवॉइस या डेबिट नोट से संबंधित जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका लाभ उठाने की सीमा जो बेसिकली थोड़ा सा बढ़ा दी गई है और इसको कर दी गई है 2021 30/11/2021 तक के, मतलब ऐसे लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाए थे वो 30 नवंबर 2021 तक कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनके पेंडिंग है, ऐसे कोई भी इनवाइस उनकी पेंडिंग है तो उसका बेसिकली क्या करते हैं वो बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये डिसीजन, और भी अभी हम कहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज कहाँ चेंज हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, साथ ही में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये इसमें बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है, कौन सी, कि किसी भी तरह की जैसे मुकदमेबाजी है, इसका मतलब इसने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि कितने अमाउंट तक के जो बेसिकली डिसीजन है या मतलब मुकदमे हैं उनको कौन सुनवाई करेगा। तो जीएसटी परिषद ने कहा है कि जो मुकदमेबाजी है दायर करने के लिए जो कहाँ आप दायर करेंगे, तो बेसिकली जो जीएसटी अपेलेट न्यायाधिकरण है, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है, वो 20 लाख तक के मामले की सुनवाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि जीएसटी ट्रिब्यूनल 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई करेगा। इसीलिए ध्यान देना जरूरी है कि जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है वो 20 लाख तक के मामले की सुनवाई करेगा, और बेसिकली जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए तक के मामले की सुनवाई करेगा, और साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वो 2 करोड़ रुपए तक की मौद्रिक सीमा की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली किसके न्यायाधिकरण में क्या 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 आएगा, इसका इसने बेसिकली क्षेत्राधिकार का डिवीजन कर दिया है कि जो ट्रिब्यूनल है जीएसटी उसके 20 लाख तक के मामले, हाई कोर्ट के पास 1 करोड़ के मामले, मतलब 1 करोड़ का मामला है तो आप जीएसटी ट्रिब्यूनल में नहीं ले जा सकते, आप कहाँ ले जाएंगे, हाई कोर्ट में, और अगर 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो आप कहाँ ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो इसको ये सिफारिश उसने कर दी है बेसिकली। साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कि जैसे जीएसटी परिषद ने क्या किया है, जो जीएसटी के तहत किसी भी तरह की आपको अपील दाखिल करनी है तो उसमें जो एक एडवांस डिपॉजिट दिया जाता था उसकी राशि को कम करने की भी इसने सिफारिश की है। साथ ही इसने ध्यान दीजिएगा और भी चीजें, जैसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए इसने कहा 3 माह की अवधि जो डिसाइड कर दी है। ठीक है, कि 3 माह के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जीएसटी काउंसिल के पास में जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास में जाके और इसके बाद में अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको आप उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज और इसने की है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन कम करने के लिए जो जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने में जिन्होंने देरी के मामले थे कि देरी की है, ठीक है, तो उनपे बेसिकली जो ब्याज नहीं लगाने के लिए उसने कहा कि जो धारा 50 के तहत उस पर जो राशि है उस पर ब्याज नहीं लगाने की सिफारिश की है कि भैया जो है बेसिकली ऐसा करो आप कि जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे, तो अभी जो मान लेते हैं उन्होंने जीएसटी का रिटर्न दाखिल करने में देरी की है तो उनके ऊपर जो हम ब्याज लगा देते थे, जो जुर्माना लगा देते थे, उनको हम हटा दे रहे हैं अभी, और बेसिकली जो है आप जाके, लेकिन हाँ एक चीज और उन्होंने की है कि बेसिकली अंतिम तारीख जो थी तब तक कम से कम आपका लेजर कैश उसका बना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले आप बाद में लेजर कैश बना के इसके बाद में सबमिट कर दे रहे हैं और आप सारा बेनिफिट ले रहे हैं। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो जीएसटी काउंसिल है उसने क्या किया, जैसे मुनाफाखोरी रोधी संबंधित किसी भी नए आवेदन की प्राप्ति के लिए 1 अप्रैल 2025 तक सनसेट क्लॉज की सिफारिश की। अभी हम बात करेंगे आपसे कि सनसेट क्लॉज क्या है। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए सनसेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई 2017 से अधिकृत किसी भी तरह के परिचालन के लिए एसीजेड इकाई डेवलपर द्वारा एसीजेड में आयात पर क्षतिपूर्ति सिफारिश की है। एसीजेड क्या है बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गठित करने के लिए जो है मैंने आपको बताया था, याद करिए कि मैंने कर्नाटक के भी बहुत सारे एरिया का भी जो है आपसे एग्जांपल लिया था, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, मैंने इस पे एसीजेड पे आपसे बात की थी। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा इसने और क्या किया है, जीएसटी परिषद ने बेसिकली जो दूध के डिब्बे हैं, फिर चाहे वो स्टील में हो, चाहे लोहे में हो, चाहे एल्यूमिनियम में हो, किसी भी तरह से हो, ठीक है, लेकिन उनके उपयोग पर क्या किया है, 12% की जीएसटी लगा दी है। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा 12% की जीएसटी। अब मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को मुहैया कराई जाने वाली जो सुविधा है उनमें कुछ सेवाओं और रेलवे के भीतर आपूर्ति पर कर छूट देने की सिफारिश की है। ठीक है, कि जो भारतीय रेलवे आम आदमी के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहा है उस पर भी कर छूट दिया जाना चाहिए, हमें जीएसटी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की कुछ चीजें आपको जो जीएसटी परिषद की रिकमेंडेशंस में मिलेंगी। लेकिन अब किस पे क्या टैक्स लगा है इसको ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित आपके सवाल भी प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे विमानों के पुर्जे हैं, ठीक है, और या मतलब जैसे बेसिकली जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं,
ठीक है, विमानों के, ये औजार है, औजारों की किट है, इन सभी पर 5% की एक समान दर से इसमें जो है जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। बेसिकली इक्विपमेंट्स ऑफ एविएशन सेक्टर आप समझ लीजिए कि उसमें क्या है 5% की जीएसटी एक समान दर से लगेगी। ठीक है, बाकी दूध के सभी डिब्बे अभी मैंने जैसे पढ़ाया, फिर चाहे वो स्टील वाला दूध हो, चाहे लोहा, एल्यूमिनियम, किसी भी तरह का पैक्ड हो, उस सब पे 12% की जीएसटी लगेगी। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा जो पेपर बोर्ड हैं वो किसी भी तरह के कर्टन बॉक्स में हो, ठीक है, किसी भी साइज की हो, लेकिन उस पर 18% की जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है पेपर बोर्ड पे। ठीक, और साथ ही ध्यान दीजिएगा जो सोलर कुकर हैं, वो चाहे सिंगल हो चाहे डबल वाले हो, उन सभी पर क्या है 12% की जीएसटी आपके कुकर पर लगेगी। ठीक है, बेसिकली जो पोल्ट्री रखने की मशीनें हैं उन पे भी 12% की जीएसटी लगाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो फायर वाटर स्प्रिंकल होते हैं उन सभी पर और साथ में सभी प्रकार के स्प्रिंकल पे 12% की जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आप ध्यान से देखिए, अब आइए, उम्मीद करता हूं आपको जीएसटी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जीएसटी काउंसिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। इसी के साथ मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आप जो है क्या कहते हैं, कम से कम इतना ध्यान रखिए कि यहाँ जो है क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही आप जो है बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स से संबंधित पीडीएफ का लिंक सब आपको मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो आइए इसका जवाब दीजिए, इसमें कौन सा गलत है, अब आप बताइए। देखिए मैंने आपसे क्या बताया, इतनी देर पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि पहली चीज जीएसटी परिषद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 है। दूसरा, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई थी, और जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक अभी 22 जून 2024 को आयोजित हुई, ये भी सही है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, वित्त मंत्री। कौन होता है, वित्त मंत्री। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी इसमें आपके सही हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब बताइए, अब देखिए हमने जीएसटी काउंसिल पढ़ लिया, हमने रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी 53rd जीएसटी काउंसिल पढ़ लिया। ठीक, कौन सी 53rd जीएसटी काउंसिल। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको ये बताना है, बहुत ध्यान से समझिए। आप बताइए, आप इस सवाल को लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, आप बताएं। जीएसटी लागू करने में जीएसटी परिषद की भूमिका क्या है, आपको सारी भूमिका की कैसे जीएसटी परिषद जो है जीएसटी लागू करने में क्या भूमिकाएं निभाती है, कौन कौन से डिसीजन लेती है, सब आपने समझ लिया है। और साथ में जीएसटी परिषद 53rd की कौन कौन से रिजल्ट हैं, क्या रिकमेंडेशंस आई हैं, उनको भी आपने बहुत डिटेल में समझ लिया है। आप इसको 2-3 बार पढ़िए और इसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसी ही करंट अफेयर की क्लास मेरी आपकी चलेगी, फिर चाहे जो है आपके प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहता हूं। आप लोग एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी तरह से एग्जाम क्रैक करना है तो आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करते हुए चलिए। आप ऐसा ना करिए कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे बाद में मेंस की करेंगे। आप साथ में पढ़िए, और खासकर ऐसी क्लासेस से सावधान रहिए जहां पर आपको केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि केवल प्रीलिम्स का पढ़ने से कोई मतलब आपका निकलेगा नहीं। आप फैक्चुअल डेटा कितना भी रट लेंगे, आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, मेंस तो अलग की बात है। आप एक बार सोच के देखिए कि प्रीलिम्स की तैयारी करते करते आप इतना समय बर्बाद कर देते हैं, क्या ये पॉसिबल है किसी भी तरह से, कि मतलब जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, इसके बाद में आपके पास मुश्किल से 1.5 या 2 महीने का टाइम होता है, उसमें क्या आप मेंस की तैयारी कर लेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आप वहीं पढ़िए जहां पर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी साथ साथ करवाते हुए आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए किसी भी तरह से, फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी अदर स्टेट पीएससी की या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि आप प्रीलिम्स प्लस मेंस पर फोकस करते हुए करंट अफेयर्स पढ़िए, प्रीलिम्स प्लस मेंस पर फोकस करते हुए आप जीएस भी पढ़िए, और साथ में आंसर राइटिंग को तो अपने बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इसीलिए मैं डेली आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग लिखकर दिखाएं ना लिखाएं वो अलग बात है, कुछ लोग मुझे पर्सनली भेजते हैं और मैं उसको बिल्कुल जो है बताता भी हूँ, जो ग्रुप में भेजते हैं उनका भी, जो पर्सनली भेजते हैं उनका भी, कि यहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग, और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आगे आइए, देखिए आगे हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन पे।
ये बताइए, देखिए हाल ही में क्या हुआ है, बहुत चर्चा में आया है विषय, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश के मामले ने कई देशों में बहस छेड़ दी है। ठीक है, बेसिकली भुगतान किया गया मासिक धर्म, मतलब आप समझ रहे हो, हिंदी में ऐसे मत समझिए कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव अवकाश लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देता है और उनकी भलाई का समर्थन करता है, आपको बताना है। ठीक है, कि द इशू ऑफ मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव हैज स्पार्क्ड डिबेट इन मेनी कंट्रीज। हाउ डज पेड मेंस्ट्रुअल लीव प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड सपोर्ट देयर वेलबींग। हम दोनों टॉपिक्स पे इस पे बात करेंगे कि आखिरकार ये कैसे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाता है या बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे बढ़ाएगा। दोनों पॉइंट इसमें उन पे हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी भी को भी बढ़ाएगा और जेंडर इक्वालिटी को भी कैसे, किन सेक्टर्स में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा और किन सेक्टर्स में जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करेगा, और ये बेसिकली जो है मेंस्ट्रुअल पेड लीव क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक बड़ा है, इस वजह से आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कल की क्लास में इसको बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है, देखिए द हिंदू का न्यूज़पेपर था, इसमें निकला हुआ है कि कर्नाटका में ऐसा हो रहा है और हमने इससे संबंधित बहुत सारा डेटा आपके लिए ऐड किया है और इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम आपसे कल बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।